नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे, सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय, मालेगांव कैंप, जिला नासिक, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य विशेष प्रश्न पत्र क्रमांक 3, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित आदिकाल की परिस्थितियां, इस मुद्दे पर अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूं। दोस्तों, किसी भी काल या युग की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप में जानने के लिए परिस्थितियों का अध्ययन अत्यावश्यक होता है। परिस्थितियों से तत्कालीन जीवन का चित्रण हमारे सम्मुख उपस्थित होता है और उसमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। अतः समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, शैक्षिक, साहित्यिक परिस्थितियों को देखना परखना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर हम आदिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थिति का ही अध्ययन करने वाले हैं। राजनीतिक परिस्थिति। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, विशृंखलता, गृह कलह और पराजय का युग है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा, तो दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह घुन के समान इसे खोखला करती रही। वर्धन साम्राज्य को भारत का अंतिम साम्राज्य माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साम्राज्य लड़खड़ा गया। कासिम ने भारत पर सरल आक्रमण किया। यह अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना रहा है। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी के हाथ में जब राज कारभार आया, तो उसने भारत पर सफल आक्रमण किया। उसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। साथ ही मूर्तिवाद के विरोध में 1008 ईस्वी में नगरकोट में आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सौराष्ट्र, बनारस आदि मंदिरों को तो लूटा ही, साथ ही 1024 ईस्वी में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर भी उसने आक्रमण किया तथा वहां के नगरों को नष्ट कर दिया। 11वीं और 12वीं शताब्दी में राजाओं में एकता का अभाव था, अतः गजनी ने तुर्कों को समाप्त कर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तदुपरांत मोहम्मद गोरी ने सन 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। उसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर रहा। यहाँ का शासक बुरी तरह पराजित हुआ था। उसने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया और वहां मुसलमानों का राज स्थापित किया। अर्थात इसका कारण था कि राजपूतों में परस्पर फूट व पड़ोसी राज्यों के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया था। इस प्रकार संपूर्ण भारत में हिंदुओं की सत्ता समाप्त हो गई थी और मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। ईसा की 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं की राजसत्ता शनै शनै समाप्त हो गई और धीरे धीरे इस्लाम सत्ता का उदय हो गया। विदेशियों का आक्रमण पश्चिमी, उत्तर, मध्य भारत पर हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के साहित्य में दिखाई देता है। जैसे हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। अर्थात यह युग युद्ध, अशांति एवं संघर्ष का रहा है। जनता विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ देसी राजाओं के अत्याचारों से भी त्रस्त हो गई थी। संपूर्ण भारत खंडों में बटा हुआ था, इसलिए राज्यों में संकुचित राष्ट्रीयता थी।
धार्मिक परिस्थिति। उत्तर भारत में 3 धर्म प्रमुख थे: पौराणिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध पौराणिक वैदिक धर्म का विरोध कर रहे थे। जैनों का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी भारत था और बौद्धों का पूर्वी भारत। इन तीनों धर्मों में परस्पर सौहार्द और सद्भावना का अभाव था। बौद्ध धर्म महायान, सहजयान, वज्रयान, मंत्रयान आदि रूपों में विभाजित हो चुका था। वैदिक धर्म के वैष्णव शैवों की भी यही स्थिति रही। इसी समय इस्लाम धर्म भी अपने अनुयायियों की विजय प्राप्ति तथा आतंक के फलस्वरूप पनपने लग गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति अत्यंत दूषित हो गई थी। सामाजिक परिस्थिति। आदिकाल का समाज आदर्शहीन दिखाई देता है, जिसमें सामाजिक उच्चता शून्य के बराबर रही है। सामाजिक स्थिति यथा राजा तथा प्रजा जैसी थी। जातीयता को महत्व देकर छुआछूत के नियमों का पालन किया जाने लगा। धर्म के अनुसार समाज रूढ़िग्रस्त हो गया और आगे जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। जनता शासक और धर्म दोनों से स्वयं को निराश्रित पा रही थी। वास्तविकता यह थी कि दोनों ही जनता का शोषण कर रहे थे। समाज छोटी छोटी जाति उपजातियों में विभाजित था। समाज में अनेक रूढ़ियां पनप रही थी। नारी की दशा अत्यंत शोचनीय तथा दयनीय बन गई थी। वह मात्र भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। उसका क्रय विक्रय किया जा रहा था। सामान्य जनता भी वंचित थी। समाज में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। सती प्रथा का भयंकर अभिशाप था। राजपूतों में आत्मसम्मान का अभाव था। नारी का सौंदर्य युद्ध का कारण बनता था। समाज में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। अंतिम परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। दोस्तों, इस काल में साहित्यिक परिस्थिति का विशेष महत्व था। अशांत वातावरण में भी भारतीय साहित्य ने निरंतर विकास किया। इस काल में ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि विषयों के अलावा हर्ष का नैषध चरित आदि कृतियों की रचना हुई है। संस्कृत में खूब रचनाएं हुई। संस्कृत के अलावा प्राकृत एवं अपभ्रंश में भी प्रचुर मात्रा में श्रेष्ठ साहित्य रचा गया। जैन सिद्धों का साहित्य इसका प्रमाण है। देश भाषा में भी साहित्य की रचना हुई। साहित्य जनता की भावनाओं को मानसिक स्थितियों में व्यक्त करने का माध्यम बन गया था। श्रीहर्ष, भोज, सोमदेव, जयदेव आदि श्रेष्ठ कवियों ने इसी काल में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया, तो आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनव गुप्त आदि काव्यमर्मज्ञ संस्कृत काव्यशास्त्र को चरम सीमा तक पहुंचा चुके थे। इस काल का साहित्य उठाया राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित। उपर्युक्त परिस्थितियों के विवेचन के उपरांत अंत में कहा जा सकता है कि वीरगाथा काल की परिस्थितियों से पृथक पृथक जानकारी प्रकट होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल संघर्ष एवं पतन का, धार्मिकता एवं सामाजिकता से विकृति का और साहित्यिक परिस्थिति से झूठी प्रशंसा एवं अशुद्धता का काल प्रतीत होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। अगर आपके मन में कोई शंका उपस्थित हो तो निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।